सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको देश प्रदेश की उन हस्तियों से मिलवाते हैं जिनके बारे में जनता जानना चाहती है। जनता उनके सफर और संघर्ष के बारे में जानना चाहती है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी जुड़े हैं, जिनका जो जुड़ाव है वो जनता से काफी रहा है। वो पिछड़े समाज के लिए काफी काम भी करते आए हैं और उनके जो उद्देश्य हैं वो जनता की भलाई से संबंधित है। साथ ही साथ उन्होंने काशी राम जी की पद्धति को अपनाया है। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर वो राजनीति में आए हैं। तो आज हम उनकी राजनीति से जुड़े किस्सों के बारे में जानेंगे, उनके संघर्षों के बारे में भी जानेंगे। सर, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो जिस तरह से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत करी उसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हम आपके शुरुआती सफर से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ली, सबसे पहले उस पर बात करेंगे कि आपने जो अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा ग्रहण की है वो कहाँ से की और कब की। देखिए, हम लोग उस समय प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। प्राइवेट स्कूल शहरों में होते थे। तो प्राइमरी स्कूल हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय बेलारी के नाम से था, गांव से 5 किलोमीटर दूर। वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल गांव में था वहाँ। फिर हाई स्कूल हम लोगों ने राम बाबा इंटर कॉलेज सिंधोरा वाराणसी में वहाँ किया। फिर इंटर हमने प्रेम बहादुर सिंह इंटर कॉलेज आपके खालिसपुर में बनारस में था, वहाँ किया। फिर बलदेव डिग्री कॉलेज में बीए किया। फिर यूपी कॉलेज में एमए किया। ये शिक्षा का हमारा रूटीन रहा। जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो क्या आपको बचपन से ही राजनीति में रुचि थी या फिर कोई प्रेरणा स्रोत था जिसको देख के आप राजनीति में आए। नहीं, देखिए, जब हम लोग बनारस पढ़ते थे तो हमारे साथ एक लालता राम नाम का लड़का था। हम लोग दोनों साथ जाते थे। तो एक दिन घटना घटी, हम लोगों के साथ ट्रेन हम लोगों की छूट गई। तो लालता का भाई रेलवे में इंस्पेक्टर था, वो गाड़ी से आते जाते थे। तो जब ट्रेन छूट जाती थी तो हम लोग उसी की गाड़ी से, वो छूटते थे शाम को 6 बजे। तो हम लोग कहे कि चलो 2 घंटा कहाँ जाएंगे, इन्हीं के साथ चला जाएगा। तो उसी दिन संजोग से जब उनसे हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को साथ लेते चलिए, तो उन्होंने कहा कि अभी हम एक मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो संजोग से रेलवे प्रेक्षागृह में माननीय कांसी राम जी का कैडर कैंप था। मात्र उसमें गिने चुने 24 लोग थे। तो हम लोग भी चले गए, पीछे बैठे, वो भी गए बैठे, उनकी बात को सुना गया। तो माननीय कांसी राम जी की बात बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद मीटिंग खत्म हुई तो हम लोग चले आए। फिर एक दिन और इसी तरह घटना घटी। कुछ दिन के बाद ट्रेन छूट गई। फिर उस दिन माननीय कांसी राम जी का कार्यक्रम रेलवे प्रेक्षागृह में ही था। चूँकि रेलवे में जो वाम सेव के कर्मचारी थे, तो जो रेलवे के लोग थे तो रेलवे का प्रेक्षागृह अपना बुक करा लेते थे। तो रेलवे प्रेक्षागृह में जब दूसरी मीटिंग, तो फिर हम लोगों की ट्रेन छूट गई, तो फिर हम लोग रेलवे प्रेक्षागृह में चले गए। तो जाते समय मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि आज आप हमको कांसी राम जी से मिलवा दो, हम दोनों लोगों को। तो उन्होंने कहा कि यार अभी तो हम नहीं मिल पाए हैं। तो हम कहे चलो कहा दे, वो देखो मिल जाएंगे। तो खैर उन्होंने, वो बी राम थे और सनवारी राम स्टेशन सुपरिटेंडेंट, उन लोगों से मैसेज दिया। तो खैर उन्होंने बुलाया, तो गए, हम लोग मिले, बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा तो बताया कि हम लोग पढ़ते हैं, ट्रेन छूट गई इस नाते। तो कहा तुम लोग पढ़ो। तो हम लोगों ने कहा कि, हमने कहा कि सर क्या हम लोग राजनीति नहीं कर सकते। तो कहा कि अभी पढ़ने की उम्र है, तुम लोग पढ़ो, राजनीति करना। फिर उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग चले आए। लेकिन मुलाकात और दूसरी मीटिंग बामसेप की जो कैडर कैंप था, मिलने के बाद हमारे दिमाग में राजनीतिक जो है जैसे कीड़ा प्रवेश कर गया। तो घर के चोरी, माँ बाप के चोरी, हम कांसी राम जी की मीटिंगों में जाना शुरू कर दिए। जाते आते रहे। फिर उसी बीच हमारे भाई की तबीयत, एक मकान बरसात में गिर गया, कच्चा मकान था गांव में पहले। तो तालाब में हम लोग सोए थे, तो मकान बरसात में गिर गया। तो जो हमारा तीसरे नंबर का भाई था, तो वो दब गया, उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया। तो कुछ दिन के बाद जब उसको जो है चलने में दिक्कत हुई, तो गांव में एक तालाब है, तो गया तो गिर गया।
और फिर ये हुआ कि चलो इसको ले गए, फिर BHU भर्ती कराए। भर्ती कराने के बाद फिर उसका इलाज चला, लंबा चला, करीब 9 महीने BHU हम लोग थे। उसी बीच आर्थिक तंगी हो गई उसके इलाज में। पिताजी सर्विस करते थे, परिवार का भी खर्च, हम लोग की शिक्षा। उसी बीच मैंने टेम्पू चलाना शुरू किया। रात को टेम्पू चलाते थे और दिन में पढ़ने जाते थे। तो खैर वो करीब लगभग 7 महीना के आसपास मैंने ऑटो रिक्शा शहर में रात को चलाते थे। जो कमाते थे तो भाई के इलाज के लिए अपना दवा में लगाते थे, दिन में अपना स्कूल जाते थे। फिर भाई डिस्चार्ज हुआ तो लेके हम लोग घर आए। तो घर आए तो फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो इसको घर से देखभाल करना, स्कूल जाना, और उसी में कांसीराम जी की मीटिंग और पार्टी की मीटिंग में भी घर के चोरी जाना आना लगा रहा हमारा। तो फिर ये हुआ क्या करें, तो हमने कहा कि चलो कमर्शियल खेती करते हैं। तो हमने सब्जी की खेती शुरू कर दी। तो सब्जी की खेती में हम लोगों ने भी उसे आय का स्रोत बनाया और सब्जी की खेती हम लोग 3 साल की। तो उसी बीच हम लोग राजनीति में धीरे धीरे हम खुद सक्रिय होने लगे। एक तरफ काम भी करते थे, दूसरी तरफ राजनीति में भी सक्रिय रहे। आपने काशीराम जी के साथ राजनीति की शुरुआत करी, उनकी कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी नीति थी जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेरित हुए? देखिए, उनकी सबसे बड़ी बात थी कि वो, उनका कहना था कि यह देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, आज यह देश नेताओं का गुलाम है। नेता नहीं चाहते हैं कि देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो। आज देश, समाज, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब देश में शिक्षा हो। उनका मूल मंत्र था। तो उन्होंने बताया कि जो गौतम बुद्ध जी ने कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वही बात माननीय कांसीराम जी ये बात बताते थे कि शिक्षा। कांसीराम जी कहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेगा वह शेर की तरह दहाड़ता है, नहीं पिएगा तो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाएगा। इस बात को माननीय कांसीराम जी बराबर कहा करते थे। तो उनका फोकस शिक्षा पे था। जब मैं गांव में देखता था तो मुझे लगता था कि उनकी बात सही है कि गांव के रहन सहन, जिस परिवार में शिक्षा है जिसमें नहीं है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क। रहन सहन, खान पान, बोल चाल, वेशभूषा, दोनों में जमीन आसमान का। दूसरी चीज उनकी ये बात समझ में आ रही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय की बात कि भाई आज देश में पहले ये देश कृषि प्रधान देश था, वो बताते थे, और आज ये जाति प्रधान देश हो गया है। जाति के नाम पर सम्मान, जाति के नाम पर अपमान। तो उस समय जब कांसीराम जी DS4 था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, पार्टी तब नहीं बनी थी BSP। तो कांसीराम जी जब उस समय समझा रहे थे तो गांव में ये चरम पे था कि कुएं पर न चढ़ने देना, चारपाई पे न बैठने देना, पानी में, बर्तन में पानी न पीने देना, छुआछूत शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के साथ बड़े पैमाने पर था। तो ये बात भी उनकी लोगों के जहन में बैठती थी कि नहीं भाई ये छुआछूत। जब उनका वो समझाते थे कि देखो, गन्ना पेर करके आप कढ़ा जो जहाँ पकाते हो उस बर्तन में रखते हो पकाने के लिए, अगर कुत्ता पी लेता है फिर भी उस रस को पका करके गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और वही जो मजदूर है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का होता है, जब मजदूरी करता है जिसके घर भी, तो जब तक वो गन्ना काटता है, पेरता है, गुड़ बना लेता है, जब ले जाके उनके घर में रख देता है तब वो अछूत हो जाता है वो मजदूर। इस छुआछूत को भी खत्म करना है हमको। मानव को मानव से प्रेम करने सिखाना है हमको, आपको, और उनको शिक्षित होकर के उनको अधिकार के प्रति जागृत करना है कि आप सिपाही भी बन सकते हो, रोजगार भी कर सकते हो, चपरासी बाबू बन सकते हो, SDM तहसीलदार बन सकते हो। जिस थाने पर तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही है तुम वहां भी थानेदार बन सकते हो, सिपाही बन सकते हो। और सबसे बड़ा पावर वो बताते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है, सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो सत्ता लेने के लिए हम लोग लड़ाई लड़े। तो वो सत्ता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सत्ता लेने के लिए वोट का पावर दिया है। हर व्यक्ति, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको वोट देने का पावर जो बाबा साहब ने दिया है, इसको समझाओ। सब लोग अपने वोट को इकट्ठा करो, सभी लोग अपने अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ो, सम्मान के लिए लड़ो, इंसान को इंसान बनाओ। ये बात उनकी बड़ी हमको अच्छी लगी
कि जहाँ छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत है, जहाँ इस चीज़ से निजात दिलाना है और सबको हिस्सेदारी देने की बात, और शिक्षा के सवाल पे उनकी बात मुझे बराबर घर करती रही कि नहीं, इस लड़ाई को, शिक्षा को हमको बेहतर करना है। वो कहते थे कि देखो, समाज को दो चीज़ दिलाने के लिए लड़ाई मजबूती से लड़ो, शिक्षा और इलाज। ये दो चीज़ें गरीबों को बहुत जरूरी है, और ये दोनों चीज़ें उनको मिल जाए तो उनकी बड़ी राहत हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमको प्रेरित की। तो हम उनके साथ धीरे धीरे जब 3 साल कमर्शियल खेती के बाद फिर छोड़ दिया, तो फिर 96 में चुनाव आ गया, पंचायत चुनाव। 95 में पंचायत एक्ट लागू हुआ, 96 में पंचायत का चुनाव हुआ, 95 में। तो पत्नी को जिला पंचायत लड़ा दिया, महिला सीट हो गई हमारे यहाँ। हम लोग चुनाव जीत गए। तो अब राजनीति का, चूंकि उसके पहले ही 82 में चाचा को प्रधान हम लोगों ने बनाया, तो प्रधानी से थोड़ा राजनीति मिलती थी कि इससे क्या पावर होता है। प्रधान होने की वजह से लेखपाल भी गांव आता था, दरोगा भी गांव आता था, डीएम भी गांव आता था, तो प्रधान है क्या। तो हम यही सोचते थे कि जब छोट का कुर्सी है, कांसीराम जी जो समझाते थे कि देखो, जो गांव में एक प्रधान होता है, जितने भी अधिकारी जिले से, लखनऊ से सारे लोग आएंगे तो प्रधान को खोजते हैं। तो क्यों ना तुम ऐसी लड़ाई लड़ो कि ये जो दरोगा तुम्हारी बात नहीं सुनता, डीएम नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता है। ये ठीक है, प्रेरणा स्रोत की बात तो कर ली। अब जैसा कि कई पत्रकार, मीडिया अलग अलग आपके बारे में आर्टिकल लिखते आए हैं, आपके बारे में अलग अलग तरह से बताए हैं, लेकिन अगर आप अपने राजनीतिक सफर के बारे में अपनी जुबानी बताएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम चाहते हैं आप अपने दर्शकों को बताइए कि आपका जो राजनीतिक सफर रहा है उसमें जो संघर्ष रहे हैं, कभी आपका मेल मिलाप हुआ कुछ पार्टियों के साथ, तो कभी मनमुटाव हुआ, तो इस सफर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। देखिए, मैं कांसीराम जी से प्रेरित होकर के 84 में बसपा बन गई, तो बसपा में काम करने लगे। 14 साल लगातार मान्यवर कांसीराम जी के साथ हम लोग काम किए। उसी बीच सरकारें बनी, कुछ बिंदुओं को लेके जो मान्यवर कांसीराम जी कहा करते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो इस बिंदु को लेके मायावती जी से हमारा थोड़ा चकचक हुआ। कई बार मायावती जी से हमारा तू मैं हुआ, हिस्सेदारी को लेकर के, भागीदारी को लेकर के। तो हमको ऐसा लगा कि मायावती जी, कांसीराम जी की जो सोच थी, बाबा साहब की जो सोच थी, उससे ये हट के काम कर रही हैं। ये अब सत्ता में लीन हो गई। तो जैसे भदोही का नाम भरद्रोही था, पहले भरों की राजधानी थी, राजा भरों के हुआ करते थे। जब 585 राजा हुआ करते थे, तो उसमें 165 राजा अकेले भर जाति के हुआ करते थे। तो जब इतिहास बनाने की बात आई तो हमारा इतिहास नहीं बनाया गया। हम उनके साथ पूरी कौम लगी, हमारे बड़े बड़े नेता लगे, लेकिन इतिहास जब बनाने की बात आई तो हमारे इतिहास के साथ इग्नोर किया गया। तो वहीं से तकरार शुरू होता है। हमारे यहाँ बनारस में जैसे शेड्यूल टाइप्स ISPCS मेडिकल सेंटर खोला गया। तो चूंकि उस समय मैं पार्टी में काम ठीक ठाक अपना हो गया था, तो मैंने ये जो छात्रावास बना है विधानसभा के सामने, शेड्यूल टाइप्स का, वो बसपा कार्यालय हुआ करता था पहले। तो उसी में हमने कहा कि बहन जी, अगर वो शेड्यूल टाइप्स के लिए बना है, तो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 4 जाति बनाए हैं, तो 2 जाति का तो हो गया, शेड्यूल टाइप्स, बैकवर्ड और जनरल बचता है। इन दोनों के लिए भी व्यवस्था हो। अगर बनारस में हो गया तो गोरखपुर में कर दीजिए, इलाहाबाद कर दीजिए, कहीं भी अलग अलग जगहों पर, ताकि ये बैकवर्ड और सामान्य वर्ग के भी बच्चे जो गरीब कमजोर हैं, वहाँ पढ़ करके IAS, IPS, PCS जो भी बनना चाहें, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनना चाहें, तो वहाँ ट्रेनिंग निःशुल्क है, तो ले सकते हो। तो उन्होंने डाटा कि तुम बहुत बोल रहे हो और बहुत बड़े नेता बन रहे हो। मैं नेता में नहीं बनता हूँ, जो सही बात है उसको बोलता हूँ। तो हमारी आदत है कि सच में बोलता हूँ, तो लोगों को थोड़ा कड़वा लगता है। फिर उसके बाद 96 में हमको टिकट मिल गया बसपा से, माननीय कांसीराम जी ने दिया। कोलसला से मैंने चुनाव लड़ा, 1676 वोट से हार गया। हारने के बाद फिर मायावती जी ने हमको मना कर दिया कि अब तेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। तो हम वहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो कुछ बिंदुओं पे हमारा उनका विवाद हुआ। फिर उसके बाद तो हमने उनकी पार्टी को छोड़ दिया। फिर डॉक्टर सोहेल पटेल जी से मुलाकात हुई, बड़ा कोशिश की, तो मैं उनके साथ चला गया। तो नेताओं के साथ मैंने धोखा खाया। तो वही हाल सोहेल जी के साथ हमारे साथ उन्होंने किया। तो 11 महीने बाद उनको भी छोड़ दिया। हमने कहा कि अब हम लोग खेती करेंगे। तो फिर हमारे जो बनारस की टीम थी, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को जो राजनीति में हम लोग
यहाँ तक ले आए हो तो आगे ले चलो। तो हमने तब बताओ। तो उन्होंने कहा पार्टी बनाओ। हमने कहा पार्टी पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? लोगों ने कहा कि हम लोग देंगे, जबकि हम जानते हैं कि जो 7 लोग हैं तो कहाँ से देंगे। तो फिर हमने कहा कि चलो अच्छा नहीं कुछ तो हम लोग बनारस में पार्टी चलाएंगे, नहीं बाहर जाएंगे। तो फिर बड़ा जिद किए हमारे साथियों ने। तो हमने कहा अच्छा चलो। तो फिर हम लोग बनारस महाराजा सुहेल देव राजभर पार्क है सारनाथ वाराणसी में, तो वहीं हम लोगों ने पार्टी के घोषणा कर दिया। घोषणा करके हम लोग काम शुरू किए, बनारस में अपना संगठन को ठीक ठाक किए, कार्यक्रम चलने लगा। तो बाई इलेक्शन आया, चुनाव लड़ गए तो 187 वोट मिला। उसका वजह था कि समाजवादी पार्टी ने हमारी जाति के एक प्रत्याशी बना दिया और समाज के लोगों ने कहा कि आप मत लड़ो और आप वोट काटोगे। तो हमने भी सोचा कि पार्टी नई है, समाज के बल पे बनाना है तो छोड़ दो। हम लोग छोड़ दिए। खाली हम लोग सड़क सड़क पे झंडा लेके घूमते रहे कि लोग जाने कि नहीं पार्टी है, चुनाव लड़ रही है। वोट मांगने हम लोग गाँव में या वोटरों के नहीं गए। फिर उसके बाद दूसरा बाई इलेक्शन बनारस में सैदपुर हुआ तो हम लोग चुनाव लड़ गए। उस समय हम लोगों ने 9,999 वोट पाए। इस तरह बाई इलेक्शन हम जहाँ भी हुआ हम चुनाव लड़ते रहे। हमको चाहे लोकसभा का रहा चाहे वो रहा। फिर विधानसभा के आम चुनाव आ गए, आम चुनाव लड़ गए। फिर लोकसभा चुनाव लड़ते रहे। फिर उसी बीच जैसे कांग्रेस से समझौते की बात चली, समझौता नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, हम अकेले लड़े। फिर हम लोगों ने अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाई। फिर वो मोतीलाल शास्त्री और संजय चौहान, कई लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। फिर हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े तो उसमें हम लोगों को सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो हम अनवरत गांव में काम करते हैं। हम लखनऊ नहीं आते थे। न आने का कारण था कि हम लोग ये मन बनाए कि जब तक पहले इनको भूख पैदा किया जाए राजनीति की, इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की जब तक इनमें भूख नहीं पैदा होगी तब तक ये लड़ेंगे नहीं। तो 14 साल लगातार आपके आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इतनी दूर में हमने गांव कोई गांव नहीं छोड़ा। 4 बार, 6 बार, 2 बार, 5 बार, 8 बार एक गांव में गया और जाके बार बार हम उनको शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, नौकरी पे हम उनको बार बार समझाते रहे। 14 साल उनके बीच में, उसी बीच हम लोग चुनाव भी लड़ते रहे। रिजल्ट भी आने लगा। हम लोग 38,000 जैसे हम चुनाव लड़े विधानसभा के, तो बीजेपी वोट पाती थी 5,000 तो हम पाते थे 40,000। बीजेपी पाती थी 15,000 तो हम पाते थे 25,000 26,000 वोट पाते थे। तो एक ये दिखने लगा कि एक पार्टी है जो चुनाव ठीक ठाक लड़ रही है, जिसका वोट मिल रहा है। एक विधानसभा में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक वोट हमको एक विधानसभा मिलने लगा। उसके बाद मुलाकात बीजेपी के एक नेता से होती है तो वो कहें कि हमारी पार्टी समझौता हो जाए। तो वो ले गए। उस समय यहाँ प्रभारी थे ओम माथुर जी, तो उनसे मुलाकात कराई। तो उन्होंने बात की तो पूछा कि कितनी सीट आपको चाहिए। तो उनके भैया देखिए एक सीट हमको एक जिले में दे दीजिए। कहें कितने जिले हैं? हमके 27 जिले तो हैं। कहीं इतना तो नहीं दे सकते। हमके तब बताइए कितना दे सकते हैं। तो कहा 20-22 दे सकते हैं। तो हम भी सोचे चलो शुरुआत है, पहले देखा तो जाए। तो खैर वो फिर लेकर के बातचीत की। उसके बाद लेके गए अमित शाह जी के यहाँ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। तो सीटों के संबंध में तो हमने कहा सीटों की बात अभी फाइनल कर लीजिए। कहीं से बात हो गई माथुर जी से? हम कहे हाँ। तो हमने उनसे हमारी 24 सीट पे बात हुई थी। उन्होंने कहा 24 नहीं देंगे, 20 देंगे। तो हम कहे चलिए 20। तो हमके सूची दे दीजिए, अभी तय कर लीजिए। कहा नहीं सीट बाद में तय करेंगे, जब चुनाव आएगा तब। हमके तो बाद में लोग धोखा देते हैं। तो खैर फिर हमने कहा कि चलो एक बार ट्राई किया जाए। तो एक डेट उनसे लिया 9 जुलाई 2016। फिर मऊ में एक रैली किया और समझौता का ऐलान हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने हमको देते देते 8 सीट दिए, 4 जीते। 4 जीत के जब लखनऊ आए, सरकार बनी तो सरकार में मंत्री बन गए। जब मंत्री बन गए तो जो बात हमको कांसीराम जी ने सिखाई थी, तो हम चाहे कैबिनेट में लड़ना हो, चाहे
जहाँ भी लड़ना होता था तो मैं तो अपने कार्यकर्ता को लेकर मिनिस्टर की हैसियत से मैं रसड़ा इंस्पेक्टर को बुलाया, 4 बार फ़ोन किया, नहीं आया तो हमने कहा छोड़ो, नहीं आएगा चलो हम ही चलते हैं। तो मैं चला गया, लाइन लगी थी, हम भी लाइन लगा खड़े हो गए, भाई चलो। अब हड़कम हो गया, एसडीएम सीओ सारे लोग आ गए, एसपी आ गए, मंत्री जी हमके भाई जब ये हम बुलाने पर प्रोटोकॉल हम एसपी को और डीएम को अगर फ़ोन करें तो वो प्रोटोकॉल में है तो वो आके मिल सकता है, और ये इंस्पेक्टर की इतनी औकात है तो भाई चलो उनकी हमारी औकात कमजोर है, हम लाइने में लग के ले लें। तो फिर उसके बाद समझौता हुआ। तो हमने कहा देखो जब मेरे साथ आप ऐसा कर सकते हो तो आम आदमी के साथ क्या कर सकते हो, क्योंकि कांसीराम जी ने कहा था कि हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं वहाँ गया, फिर 19 एप्लीकेशन मैंने दिया सरकार में रहते हुए चक्रोट नापने के लिए। तो बनारस के डीएम साहब को मैंने यहाँ से लिख के भिजवाया अपने लेटर पैड पर, तो वहाँ से एक भी चक्रोट नहीं नापा गया, बार बार इग्नोर किया गया। तो उस बात को मैं मुख्यमंत्री से कहता रहा और मंत्री जो थे सबसे कहता रहा। तो हमने कहा कि अब इसे नहीं मानेंगे, चलो डीएम के खिलाफ धरना देंगे। तो मंत्री थे और डीएम के खिलाफ अब बयान दे दिया कि हम कल से धरने में बैठेंगे। तो मुख्यमंत्री का फोन गया कि कहाँ धरना बैठ रहे हैं, हम आपका डीएम नहीं सुनेगा तो हम क्या करेंगे भैया, हम किस बात के मंत्री हैं। जब डीएम एक चक्रोट सरकारी नहीं नपवा सकता है, हम गलत काम कर रहे हैं तो बताइए, कोई ठिका पट्टा इससे मांग रहा हूँ, कोई पैसा कौड़ी मांग रहा हूँ तो बता दिए। तो वो काफ़ी सुर्खियों में रहा। फिर उसके बाद हमारे बेटे की शादी पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री को 3 पत्र दिया था। डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य जी हैं उस समय पीडब्ल्यूडी देख रहे थे, लोक निर्माण, इनसे कहा, कई लोगों से कह चुका, कमिश्नर से कहा, डीएम से कहा, मात्र 200 मीटर सड़क नहीं बनवा पाए। तो फिर मुझे गए थे संजोग से 2 दिन पहले अमर सिंह जी दरवाजे पर चले गए, उनको जाना था बाहर। तो कहने भैया देखो राजभर हम 2 दिन पहले आएंगे, हमको बाहर जाना, विदेश जाना है। तो वो चले गए। तो अब जब गए तो हम थे नहीं, तो हम भी आए 1 घंटे बाद। तो गए तो हम ही को लगे कहने, क्या कैसे नेता हो तुम, अपना रास्ता नहीं बनवा सकते, मिनिस्टर हो तुम। हम भी सर क्या कर रहे हैं, लिखा पढ़ी तो कर रहे हैं, कहाँ ऐसे बनती है सड़क। तो कहा हमारी सरकार थी तो एक आवाज़ पे होता था कि अब आपकी सरकार में इसमें अंतर है, मेरी सरकार नहीं, मैं सरकार में शामिल हूँ। खैर तो उन्होंने कहा कि इसको नहीं कुछ कर सकते हो तो मट्टी फेंकवा दो। फिर मेरे एक बड़े नेता की शादी थी पार्टी के, यानी यहीं से विवाद शुरू हुआ था जिसकी वजह से आप बीजेपी से अलग हो गए। और चीजें थी, जैसे उन्होंने हमसे कहा कि जो तय हुआ था कि जो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में है वही हम सरकारी में करेंगे, एक समान शिक्षा देंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे गरीबों का, हमके अमीरों का मत माफ करो, गरीबों का तो माफ करो, क्या हम करेंगे। उन्होंने वादा किया था जातिवार जनगणना का, गिनती नहीं है जातियों की। आज अगर पूछा जाए किसी जाति का एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, तो गिनती नहीं है तो क्या गिनती करा देंगे। तो जिन मुद्दों को लेके हम उनके यहाँ गए तो उसमें से एक भी काम उन्होंने, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण के बंटवारे की बात थी, जिसको लेके 2 बार अमित शाह जी यहाँ आए, योगी जी से हमारी पंचायत हुई लखनऊ में, नहीं माना तो हमने रिजाइन दे दी, हमने कहा नहीं तो छोड़ दिया उनके साथ। छोड़ करके फिर हम अपने काम में लगे। हमारी आदत है, जैसे आज भी हम हैं तो हम गांव में ही ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, उनसे अपनी बात बताना, बराबर उन्हीं के बीच में रहते हैं। फिर छोड़ करके चले गए। फिर उसी बीच अब अखिलेश मिल गए, अखिलेश जी ने कहा कि हमसे समझौता हो जाए, हम हो ही जाएगा, तो अखिलेश जी से समझौता कर लिए। अखिलेश जी से समझौता करके चुनाव लड़े। आपने देखा कि संघर्षों की देन थी कि बीजेपी का खाता नहीं खुला, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, मतलब एक अपना प्रदर्शन, बहराइच, बस्ती, एक अपना अच्छा जिस इलाके में हम थे, एक प्रदर्शन अपना अच्छा हमने प्रस्तुत किया। जो बीजेपी कहती थी कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश जीते, उनको हमने एहसास करा दिया कि हम थे आपके साथ तो 325 पे गए, हम हट गए तो आप 273 पर आ गए। तो उस इलाके में हम अपने जो संगठन है, ताकत है, उसको ठीक ठाक किए हैं। तो यही तो राजनीति में और बहुत सी चीजें हैं, अब कहाँ तक हम बयां करें आपसे। जी, तो कई उतार चढ़ाव तो रहे हैं। अगर बात करी जाए काशीराम जी की, तो उनके साथ आपने राजनीति की शुरुआत करी, बीएसपी से मनमुटाव हुआ, लेकिन आपने जब अपनी पार्टी बनाई तो क्या आज भी आप सारे सिद्धांत काशीराम जी के ही मानते हैं? वही देखिए, कांसीराम जी जो कहे हैं उसी पर सारी पार्टियों में कांसीराम जी के चेला लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो,
सारी पार्टियों में कांसीराम जी की चेला आज के तारीख में 60%, 70%, 40% उन्हीं के चेला लोग हैं। जी, तो क्या उन्होंने कभी आपसे इस बात को कहा था, जातिगत जनगणना की जो बात आप उठा रहे हैं, तो कभी आपका उनका जिक्र हुआ था इस चीज को लेके? हमारे माननीय कांसीराम जी से एक बात उन्होंने कहा कि देखो 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, अभी तक सरकारें जातिवार जनगणना नहीं करा रही हैं, ताकि तुम्हारी गिनती नहीं है तो ये गिनती होनी चाहिए। वो कई बार इस बात को जिक्र किए थे, तो हम भी इसको तर्क किए और पढ़ा हमने, जब कई किताबों को पढ़ा, अध्ययन किया, जो राजनीति विशेषज्ञ है उनसे जब जानकारी की, तो उन लोगों ने भी बताया कि 1931 में ही जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद नहीं हो पाई। तो जातिवार जनगणना न होने की वजह से आज नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुमार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आरा, करबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, गुप्ता, चौरसिया, खरवार, ये तमाम जातियों की गिनती नहीं है। आज ब्राह्मण से पूछिए वो भी उसकी गिनती नहीं है, राजपूत से पूछिए गिनती नहीं है, भूमिहार से पूछिए गिनती नहीं है, किसी जाति से पूछिए वो एक्यूरेट गिनती नहीं है कि कितना प्रदेश में कौन सी जाति कितनी है। तो जिक्र तो उन्होंने किया था, प्रयास भी किया था, लेकिन अब चूंकि जब हमको जानकारी, तो भाई हिस्सेदारी की बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कांसीराम जी ने किया था। वही बात तो उसी चीज को अगर ले लीजिए तो सबका साथ सबका विकास तो भाजपा भी कर रही है, वही चीज ये है ना भाई। एक शब्द बहुवरत तो जस वो भाग्य है, बात तो वही वो भी कह रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये चीजें हैं तो जो कांसीराम जी ने बताया, हम उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर कांसीराम जी थे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो पूरे संविधान का निचोड़ यही है, 4 शब्द है। तो ये चारों शब्द जब तक प्रदेश के 25 करोड़ आबादी लगभग होने जा रही है, 25 करोड़ आबादी के बीच में ये मैसेज हम लोग देते रहते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है, जो आपकी मांग थी, जो बीजेपी में आप पूरी करवाना चाहते थे, आप 18 महीने के लिए मंत्री भी बने, वहाँ पे पूरी नहीं हुई, आपको लगता है सपा से जुड़ के ये पूरी हो पाएगी? सरकार बनी होती तो लड़ते कराते, उन्होंने कहा भी था, जैसे कि मंचों से और प्रेस के सामने अखिलेश ने कहा भी कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात हमने उनसे कहा। उन्होंने शिक्षा के सवाल पे कहा कि हम फ्री शिक्षा देंगे। जो चीजें हम उनसे गए थे तो उस चीजों पर वो एग्री थे, तब गए थे। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पिछड़े दलित को हिस्सा देने के लिए कांग्रेस मुकर गई तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। वो बात मुझे याद थी, जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने कहा जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस्तीफा दे सकते हैं तो हम किस खेत के मूली हैं, चलो हम भी दे देते हैं। हमने भी कहा लो इस्तीफा अपना जाओ, हम नहीं रहेंगे, छोड़ दिया। एक और अहम सवाल जो कि हम चाहते कि आप हमारी जनता को बताएं कि आपने जब अपनी पार्टी बनाई तो आपने पीला रंग ही क्यों चुना? देखिए, इस देश में 26 भगवान, 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता पैदा हुए, और सभी देवी देवता भगवान के साफा और पगड़ी पीला। तो महाराजा सुहेल देव जी का साफा, उसी में वो भी राजा थे, तो जितने भी राजा हुए उनके भी वस्त्र पीला थे। तो हमने माननीय कांसीराम जी से नकल मारी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जहां भी हमने फोटो देखी तो बाबा साहब की कोट नीला थी, तो हमने कहा कि इस कोट नीला है और बहुजन समाज पार्टी का झंडा नीला है। जब हम अलग हुए तो तर्क लगे करने, हमने कहा जब माननीय कांसीराम जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोट का झंडा बना सकते हैं हमने अपनी भाषा में, तो हम महाराजा सुहेल देव के साफा का क्यों नहीं हम झंडा बना सकते हैं। तो हमने भी महाराजा सुहेल देव जी का साफा पीला था, पगड़ी पीला था, हमने कहा कि हमारा भी झंडा पीला होगा। और एक मजे की बात आपको बता दें कि जब बेटियों की शादी होती है तो शुभ के लिए सोना जाता है, वो भी पीला होता है शुभ काम के लिए। और जब बसंत ऋतु आती है तो पूरा पीला हो जाता है। तो हमने इस नाते पीला झंडा बनाया और लेके निकल पड़े मैदान में कि हम भी जनता के लिए शुभ करने के लिए निकल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, इलाज देने के लिए हम जातिवार जनगणना को लेकर के हम मैदान में आ गए। जी बिल्कुल, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आप अपने मुद्दों को उठाते रहते हैं, उनको देखते हुए जनता से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि देखिए, नफरत की राजनीति बंद करें। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं,
ये तो पार्टियां अपने स्वार्थ में कर रही हैं। जनता अपनी शिक्षा, अपने बच्चे को बेहतर अच्छी शिक्षा कैसे मिले, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, गरीबों को इलाज फ्री में, और जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जा सकते हैं तो फिर बिजली का बिल माफ होना चाहिए गरीबों का। प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इसके लिए लड़ें, वो इसके लिए लड़ें कि अमन चैन कैसे हो, हम प्रदेश में हमको रोजगार कैसे मिले, हमको नौकरी कैसे मिले, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कैसे बने। हम लड़ाई वो लड़ें देश में, प्रदेश में, जहां भी कोई है, ये लड़ाई लड़ें कि हम बेहतर जीवन कैसे जिए धरती पर। हम नफरत, हम पहले इंसान हैं। हम पूरे प्रदेशवासियों से कहूंगा कि हम सब लोग पहले इंसान हैं, उसके बाद तब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हैं। तो पहले इंसान बने, नफरत की राजनीति छोड़ें। आज के दौर में जो महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त है तो गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, वंचित, परेशान है। तो ये महंगाई से कैसे निजात मिले, इसको लेकर के हम प्रदेशवासियों से कहूंगा कि इसके लिए लड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखने वाले और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के मसीहा हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी जुड़े थे, जिनके जीवन के अनसुने किस्से हमने जाने। हमने वो राजनीतिक सफर के बारे में जानकारी हासिल की जिसे शायद कोई नहीं जानता है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।